अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है और बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक मामला अब महज जेल इंतजामिया या हुकूमत की सवाबदीद नहीं रहा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 7 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आइंदा 2 रोज़ में शफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म सुनाया और आइंदा समात तक डाल रहेंगे। ये हुक्म भी सादर किया है। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़मा खान इमरान खान के साथ अस्पताल में मौजूद होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वाज़ेह कर दिया है कि बानी पीटीआई की सेहत का मामला संजीदा है और अब उनकी मेडिकल सूरत हाल की मुकम्मल रिपोर्ट बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। यूं अदालत उज़्मा ने हुकूमत और जेल इंतजामिया से आगे बढ़कर पूरे मामले की निगरानी अपने हाथ में ले ली है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की सेहत और अहले खाना से मुलाकातों से मुताल्लिक केस की समात की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल थे। दौरान समात जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनके तमाम जो अहम बॉडी पार्ट्स हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं, दिल का मसला है, जहनी इस्तराब का भी शिकार हैं। अदालत ने गुज़श्ता 3 साल की तमाम मुलाकातों, बच्चों से टेलीफोन पर गुफ्तगू और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि बानी की बीमारी पर सियासत ना करें बल्कि उनकी बेहतरी की बात करें। बहनों की मुलाकात के हवाले से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो मुलाकात नहीं होगी, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया कि अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो आप भी करेंगे। बहनों से मुलाकात कोई एहसान नहीं, उनका बुनियादी हक है और रियासत का काम नहीं कि कानून की खिलाफ वर्जी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल क्यों नहीं हो रहा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि अस्पताल में और भी मरीज़ होते हैं, अस्पताल के दीगर मरीज़ मुतासर नहीं होने चाहिए। अस्पताल के बाहर मीडिया टॉक या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना की जाएं, अस्पताल के बाहर सियासत ना करें। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा और पार्लिमानी सेक्रेटरी शाहिद खटक ने अदालत को अस्पताल के बाहर सियासी सरगर्मी ना करने की यकीन दहानी कराई है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालती हुक्म की मुखालिफत करते हुए कहा कि हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया और जो खास तौर पे हाई कोर्ट को फौरी उनको बानी को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। और अदालत उज़्मा ने रिमार्क्स दिए कि बानी की सेहत के पेश नज़र मेडिकल सहूलियात बुनियादी हक हैं। केस की मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान में सियासी जो गर्मा गर्मी है और निज़ाम की तब्दीली की गूंज है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाला फैसला गैर मामूली अहमियत उस सारे प्रोसेस के अंदर इख्तियार कर गया। असल इम्तहान अदालती हुक्म पर मुकम्मल और फौरी अमल दरामद का है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करने का इंदिया दिया है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान की अस्पताल मुंतकिली 2 रोज़ बाद अदालत के तहरीरी फैसले के बाद मुतवक्के है। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन न्याजी अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद नौरीन न्याजी मीडिया से बात किए बगैर वापस रवाना हो गई। नौरीन न्याजी और अलीमा बीबी से क्या सवालात हुए, रिस्पॉन्स क्या था? तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी का कहना है कि अदालतों का काम इंसाफ देना है, अगर अदालतें इंसाफ नहीं देंगी तो अवाम कहाँ जाएंगे। हमें इंसाफ मिल गया, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जल्द अमल दरामद होगा। JUIF ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइन करार दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी ने इलाज की सहूलियात बानी पीटीआई का बुनियादी हक करार दी हैं। JUIF इस फैसले का खैर मकदम कर रही है, अप्रिशिएट कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान भी इसको अच्छा फैसला करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवी वाला, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने भी फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि सियासत अपनी जगह, मगर इमरान खान को उनकी सेहत की सहूलियात मिलनी चाहिए। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर नासिर भट्ट का अदालती फैसले पर कहना था कि इमरान खान को जहाँ जाना था चले गए, लगता है नून लीग की हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश होने वाली है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक शफकत अब्बास अवान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शफकत अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बहुत मुबारक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि बानी पीटीआई को एक रिलीफ मिला है, जिसको जो सियासी हल्के हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुशी से नहाल दिखाई देती है। अभी जब मैं स्टूडियो तक आ रहा था तो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या ये NRO मिल गया है, तो मैंने कहा ये मैं शफकत अब्बास साहब से पूछूंगा कि क्या आपको NRO मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करने का एक फैसला हुआ है, लेकिन जो लोग NRO कह रहे हैं वो शायद हमेशा बिलीव ही NRO पे करते रहे हैं। वो शायद उनकी सियासत ही ये रही है कि उनके लीडरान 3 माह से ज़्यादा टिक नहीं पाए जेल में और फिर NRO भी लिया और माफिया भी मांगी और जेल से भाग के चले गए। लेकिन इमरान खान बिल्कुल डिफरेंट बंदा है, 3 साल से ऊपर हो गए हैं जेल में और उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे हैं।
पिछले 10 माह में तो अब किसी को कुछ पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। इस दौरान वो बीमार भी होते रहे और उनको अस्पताल भी जाता रहा, और फिर भी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, फिर भी उनके रफ़्क़ाकार को नहीं मिलने दिया गया। लेकिन खान साहब ने फिर भी यही पैगाम अंदर से भेजा कि मैं डट के खड़ा हूँ, मैं अपने नज़रिए से एक कदम पीछे नहीं हटूंगा। तो उनके माजरत के साथ उनकी सियासत ही शायद एनआरओ से शुरू होती है और एनआरओ पे ख़त्म होती है। लेकिन इमरान खान साहब ना तो एनआरओ लेंगे और ना ही वो कहीं मुल्क छोड़ के जाएंगे, ना ही वो कहीं और जाएंगे। बनीगाला की बात कर रहे हैं आपके, बनीगाला भी नहीं जाएंगे? देखें, उनको हॉस्पिटल लाया गया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हॉस्पिटल में उनका अच्छा इलाज किया जाएगा। और ना तो वो बनी गाला की हमने कोई ख्वाहिश की है और ना ही हमने ये शायद बहुत पहले की बातें हैं, पहले 2-4 माह में ही बनी गाला की तो ऑफर हो गई थी और वो नहीं शिफ्ट हुए और उसके बाद मुसलसल होती रही। लेकिन इस वक्त तो क्या शफकत अब्बास साहब, ग्राउंड रियलिटीज तब्दील हो गई हैं? जाहिर है आपसे पहले अगर आप ये कहते हैं इफ आई फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, इफ आई बाय योर आर्गुमेंट, तो क्या अब हालात मुख्तलिफ हो गए हैं और अब बनी गाला मुंतकली का रास्ता आसान है? देखें, बनी गाला की तो हम ख्वाहिश ही नहीं करते, हम तो हॉस्पिटल की ख्वाहिश करते हैं और हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिफ्ट किया जा रहा है। और वो भी उसके बाद कि जब गवर्नमेंट बेबस हो गई, मल्टीपल जो बीमारियां रिपोर्ट्स में आई कि उनकी सेहत बहुत सारे हवालों से ठीक नहीं है, और जो डॉक्टर चेक करने गए थे उन्होंने कहा कि उनको डिफरेंट इश्यूज हैं और उनको फौरी इसी हॉस्पिटल अदालत ने आर्डर किया और शिफ्ट किया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें बनी गाला कहाँ से आ गया, इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया, इसमें डील कहाँ से आ गई। देखें, इमरान खान साहब तो अपने नजरिए पे खड़े हैं और जो लोग घबरा गए हैं वो बिल्कुल ना घबराएं। मैं उनको बिल्कुल ये अच्छा, आपका आर्गुमेंट अपनी जगह पे ठीक, लेकिन जाहिर है जो एनआरओ की बात कर रहे हैं, डील या ढील की बात कर रहे हैं, बनी गाला मुंतकली की बात कर रहे हैं, वो भी मुल्क की सियासत को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए देखते हैं और फिर माजी के बहुत सारे वाकयात हमें बताते हैं कि ये पैटर्न रहा है कि जब कोई सियासी लीडर जेल का असीर होता है तो फिर वहाँ से सेहत की ख़राबी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, कुछ अस्पताल से ही बैरून मुल्क रवाना हो जाते हैं, या फिर वो हाउस अरेस्ट वाला मामला आ जाता है। तो क्योंकि मुल्क की तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है, तो इसलिए शायद वो भी ये पूछने में तो हक बजानिब है कि हुआ क्या है। नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने तारीख को बदल के रख दिया है। इमरान खान साहब ने जिस तरह की जेल काटी है, मुझे कोई एक लीडर तो बता दें जिसने इस तरह की 3 साल से ज्यादा जेल काटी हो। कुछ लोग रहे हैं जेल में, जरदारी साहब भी रहे हैं, लेकिन वो क्या जेल थी, क्या कहता हूँ मैं तो कहता हूँ ऐसी जेल में मुझे कोई डाल दे जैसी जेल में वो रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह की सख्त जेल काटी है और जिस तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको रखा गया है, वो इमरान खान साहब ही हैं जिन्होंने बर्दाश्त किया है और आज भी कर रहे हैं। आज भी वो किसी किस्म का एनआरओ नहीं मांग रहे, कोई डील नहीं मांग रहे, इलाज, और वो भी इलाज जब गवर्नमेंट की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि आप बेबस हो चुकी है गवर्नमेंट, उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के चक्कर लगवा के और वो ठीक नहीं हो रहे, तो आप वो खुद ही रिपोर्ट्स आई हैं कि नहीं जी उनको तो मल्टीपल इश्यूज हो गए हैं। इसलिए जो लोग घबरा रहे हैं, मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूं कि ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। इमरान खान है, ना वो नवाज शरीफ बनेगा, ना वो कोई दूसरा शख्स बनेगा। इंशाअल्लाह ताला वो अपने नजरिए पे डट के खड़े हैं और उसी नजरिए के साथ अपनी सियासत करेंगे, उसी नजरिए के साथ इस पाकिस्तान की बका के लिए आखिर तक लड़ेंगे। और हम भी उनके जो कारकुन हैं, हम भी उनके तकलीद करते हुए अपने खून के आखिरी कतरे तक। आप ये कह रहे हैं कि प्योरली मेडिकल ग्राउंड्स पे बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारी दुआ है। अब लेकिन ये बताइएगा कि ये जो रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए हैं, बॉडी पार्ट्स डिस्टर्ब्ड हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, बेचैन हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये सिम्टम्स रिपोर्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। तो क्या बानी पीटीआई से इस असना में किसी की मुलाकात हुई है फैमिली में से, उनके काउंसिल से? वो क्या कह रहे हैं इस मुतालिक? आप देखिए, आपको मुझसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था। आप इस फैक्ट से अवेयर हैं कि पिछले 10 माह में सिवाय सलमान सफदर साहब के, जो कि कोर्ट के ऑर्डर के जरिए उनसे मिलने गए थे, आज तक कौन उनसे मिला है? मैं उसी काउंसिल एक्सेस की बात कर रहा हूँ ना। सलमान सफदर साहब ने इस हवाले से कोई चीज बहुत पहले मिले थे, उसको शायद 4 माह हो गए हैं जब सलमान सफदर साहब मिले थे। उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है और वो किस हालत में है। देखिए, नौरीन न्याजी साहबा इस हुक्मनामे के बाद ही उनसे मुलाकात करके आई हैं। वो क्या बता रही हैं इस वक्त उनकी सेहत कैसी है? वो क्या बताते हैं अपनी सेहत से मुताल्लिक? नहीं पता, नहीं मेरी बात हुई नौरीन न्याजी साहबा से, वो आज ही मिल के आई हैं
और अल्लाह करे उनकी सेहत बेहतर हो और कुछ अच्छे हालात हों। लेकिन उनसे बात नहीं हुई मेरी और ना पता है। और पॉलिटिकल टॉक जो है, सॉरी मीडिया टॉक जो है, उससे तो वैसे अदालत ने रोक दिया और हम रिस्पेक्ट करेंगे अदालत के इस फैसले की, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए वो बगैर कुछ बताए वहां से चली गई हैं और उन्होंने मीडिया से कोई गुफ्तगू नहीं की। आज के दिन की सबसे बड़ी हैपनिंग यही है, और जाहिर है एवरी अदर चैनल मीडिया इज रिपोर्टिंग इट। तो अभी 27 सितंबर की कॉल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे रखी है। बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने के बाद ये स्ट्रैटेजीज भी चेंज होने जा रही हैं। इस हवाले से को पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी का या कोर कमेटी का इजलास भी एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और ये फैसला तो कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी करेगी और खान साहब से मेरे ख्याल में मुलाकात होगी किसी पॉलिटिकल बंदे की, और उनसे लाइन ली जाएगी, उसके बाद ये फैसला होगा। बिल्कुल भी हम 27 सितंबर की कॉल जो है उसको कॉल ऑफ नहीं कर रहे, वो कॉल बरकरार है और वो कॉल जो है उसको कतन भी कॉल ऑफ नहीं किया जा रहा, ना ऐसा कोई इरादा है। हाँ, कल कोई डेवलपमेंट होती हैं और खान साहब से मुलाकात हो जाती है और वो कहते हैं कि इसको प्रोलॉन्ग कर लें या इसको थोड़ा लंबा ले जाएं, तो मे भी उसको हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हम 27 सितंबर की जो कॉल है उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला 27 सितंबर को हम निकलेंगे अगर कोई तब्दीली ना हुई तो। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक शफकत अब्बास अवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौजूद थे। न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर इज़ कि बानी पीटीआई को अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। 2 रोज़ के अंदर अंदर उनको शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म अदालत की जानिब से सादर किया गया है। इस दौरान उनकी फैमिली उनको काउंसिल एक्सेस दी जाएगी और कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से गुरेज करने का भी कहा गया है। ये सारे का सारा मामला अदालत ने अपने इख्तियार में रखा है और अदालत के पास है, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है, जेल इंतज़ामिया के पास नहीं है, विच इटसेल्फ इज़ अ बिग स्टोरी ऑफ द डे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर भी कुछ चीज़ें बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही हैं, इस बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म हो गई है, मगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और मुस्तकिल मुआहदे की मंजिल अभी भी दूर है। मामला उल्टा मजीद खतरनाक हो चुका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि वाशिंगटन अबूरी मुआहदे में मजीद तोसी का ख्वाहिशमंद नहीं है, जबकि ईरान ने भी अमेरिकी दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया है। ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईरान को सफ़ेद झंडा लहराकर हथियार डाल देने चाहिए। यानी मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने से पहले ही वाशिंगटन तेहरान से सरेंडर का मुतालबा कर रहा है। 60 दिन की मोहलत अमन की बजाय ऐसे मकाम पर ख़त्म हुई है जहां दोनों फरीक एक दूसरे को पीछे हटने का हुक्म दे रहे हैं। सबसे अहम महाज आबनाए हुर्मस बन चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इससे पहले कह चुके हैं कि ओमान के साथ हुर्मस से मुतालिक समझौता आखिरी मराहिल में है, लेकिन इसकी तकमील अमरीकी शराइत और इक़दामात से भी जुड़ी हुई है। यानी तेहरान हुर्मस को सिर्फ एक बहरी गुज़रगाह नहीं बल्कि अमरीका पर दबाव डालने के अहम तरीन कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि हुर्मज़ उसी वक्त मुकम्मल तौर पर खोला जाएगा जब अमेरिका अपनी फ़ौजी कार्रवाई, दबाव और नाकाबंदी से मुताल्लिक़ इक़दामात ख़त्म करे और तेहरान के मुतालबात तस्लीम करे। ईरान का लहजा अब पहले से कहीं ज़्यादा सख्त है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची उन्होंने आबनाए हुर्मस के मामले पर वाज़ेह किया है कि तेहरान अमरीकी दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेगा, झुकेगा नहीं। एक सीनियर ईरानी अहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर सफारतकारी नाकाम हुई तो इसकी पॉलिसी दिफाई नहीं रहेगी बल्कि मुकम्मल जारहाना होगी। ईरान हुर्मस और पूरे खत्ते में कशीदगी बढ़ा सकता है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी तोड़ने के लिए बर वक्त और दुरुस्त फ़ौजी कार्रवाई का रास्ता भी इख्तियार किया जा सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ साथ ओमान पर हमले की धमकी भी दे दी है, जिसने जलती पर तेल का काम किया है। ईरान के साथ राब्तों के हवाले से अमरीकी सदर का कहना है कि उनकी टीम ईरान की पासदारान इनकलाब के साथ मुज़ाकरात कर रही है, लेकिन तेहरान से फ़ौरन तरदीद आ गई। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि इस नौयत के मुज़ाकरात नहीं हो रहा है। यानी वाशिंगटन कहता है कि बैक चैनल राब्ते जारी हैं, बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है। तेहरान कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तजाद इस बहरान को मज़ीद संगीन बनाता है। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तुर्की ने भी मैदान में कदम रखा है और तुर्की भी सफारतकारी का रास्ता खुला रखने की कोशिश कर रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ट्रंप से टेलीफोन पर राब्ता करके कशीदगी कम करने और ईरान के साथ सफारतकारी जारी रखने पर जोर दिया है। तुर्क ऐवान सदर के मुताबिक एर्दोगान ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में सफारतकारी का भरपूर इस्तेमाल इंतहाई अहम है और तुर्की अमन की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अब एक तरफ सालिस अपना किरदार अदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ दोनों फरीकैन 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म हो गई है और इस डेडलाइन में तोसी होती हुई नजर नहीं आ रही है। रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जावेद इकबाल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़ाहिर है सूरत हाल बड़ी संगीन है। 60 रोज़ा डेडलाइन खत्म हो गई है और 60 रोज़ा डेडलाइन इसलिए थी कि इस दौरान दोनों साइड से कुछ TORs तय हो जाएंगे, मामलात को तय कर लिया जाएगा, लेकिन बजाय इसके कि मामलात
बेहतर होते, क्रॉस द टेबल बातचीत हो जाती। मामला तो स्टैंड स्टिल के ऊपर है, अभी भी दोनों फरीकैन पहले से ज्यादा जारे मिजाज दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रेहान साहब मुझे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इस वक्त एक लम्हा है कि जब 60 डेज का सो कॉल्ड मैं कहूँगा सीज फायर खत्म हुआ है। हालांकि सीज फायर ये कटा फटा सीज फायर था, लहूलुहान सीज फायर था। इसमें दोनों हरीफ जो हैं आपस में एक दूसरे पे हमले भी करते रहे। ब्लॉकेड्स जो हैं वो अभी तक इन्फोर्स है। और जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको कहा कि जी ये एक वॉल ऑफ स्टील है, हुर्मुज़ पे हमने बना दिया ब्लॉकेड, तो इसको कंटेस्ट किया ईरान ने। तो एक नो मैन्स लैंड, एक नो पीस नो वॉर की सी सूरत हाल है। और ये जंग हमेशा हथियारों से तो लड़ी जाती है, लेकिन ये हमेशा दुश्मन कमांडर के जो दिमाग है, उसकी जो क़ुव्वत इरादी है, उसका इम्तिहान होता है। तो अब ये वो लम्हा आ गया है कि जब ईरान को इस स्टेटस को में अपनी फतह नज़र आ रही है। आपको याद होगा उन्होंने अभी थोड़े दिनों पहले ऐलान किया था कि हम तो जनवरी 2029 तक इसको होल्ड आउट करेंगे। और जनवरी 2029 आपको पता है कि ट्रंप का सनसेट होगा, उनकी 4 साल मियाद ख़त्म हो जाएगी। और एक मिड टर्म इलेक्शन यूएस के तनाजुर से देखें तो नवंबर में बिल्कुल सर पे आ खड़े हुए हैं। और किसी तरह वो चाहते हैं कि वो अपनी जो बहुत थिन और एक बहुत थिन मार्जिन है उनकी सेनेट में और कांग्रेस में, उसको बरकरार रखें और मिड टर्म से आगे चलें और किसी तरह वॉर को एक विन विन सिचुएशन, एक ऑनरेबल एग्जिट लेके उसको टर्मिनेट करें, ताकि बाकी 2 साल वो अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी में लेकिन जावेद इकबाल साहब, विन के कई मौके तो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं। वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं, ऑप्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अभी कहते हैं पासदारान इनकलाब के साथ बात हो रही है, उधर से स्टेटमेंट आ जाता है कि हमारी कोई बैकडोर चैनल ऑपरेट नहीं कर रहा है। और ये लम्हात बहुत दफ़ा आए हैं, इन 60 रोज़ के अंदर भी हमने देखा है। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम क्या कहें कि ईरानियन साइड ज़्यादा जा रहे हैं, वहाँ पर से रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है, या फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो डूबियस हैं? जी मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी जो टीम है जो इस बैटल को लीड कर रही है एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे, उसमें थोड़ा सा एक इमाम नज़र आता है अपेरेंटली। क्योंकि वो चाहते क्या हैं, अभी आपने देखा कि ओमान जैसा जो उनका स्ट्रेटेजिक अलाय जो उनकी नेगोशिएशन में शुरू से साथ था, जिसने साउदर्न रूट उनका खोलने में मदद दी, और ऑलमोस्ट एक इत्तेफाक हो गया था मलाका स्ट्रेट की जो एक वहाँ पे जिस तरह का एक एग्रीमेंट है कि वॉलंटरी जो है वो चार्जेस दिए जाएंगे। थोड़ा सा उसमें ये था कि परसेंटेज क्या होगी, ईरान थोड़ा सा ज़्यादा चार्जेस चाह रहा था। ये टॉल नहीं है, ये एक सर्विसेज फ़ी है, इसको सर्विसेज फ़ी का नाम दिया जा रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई कि जी हम ओमान को भी जो है वो जो है तबाह करेंगे कि अगर उसने हमारे रास्ते में आने की कोशिश की। तो मेरे ख्याल में ओमान जो है वो भी, उसको भी अपनी लिमिट्स समझ में आ गई हैं कि वो एक हमेशा से एक न्यूट्रलिटी का एक अलंबरदार रहा है। लेकिन इस केस में हमने देखा कि वो एक यूएस कैंप के ज़रिए इसका एक हल निकालने के लिए बेसिकली वो एक निगोशिएट कर रहा था। बड़ी एक टफ सी सूरत हाल है। और मैं इसको तो एक जैसे रोमन एम्पायर थी, उसका एक जनरल था बड़ा मशहूर फेबियन, तो उसका स्ट्रेटजी ये थी कि जंग को तूल दे दिया जाए ताकि जो मुखालिफ ताकत है उसको बरतरी हासिल है। वो थक हार के खुद ब खुद ही एक जैसे 1000 कट्स क्या कहते हैं, ब्लीडिंग टू डेथ विद 1000 कट्स, तो इस तरह की स्ट्रेटजी पे इस वक्त ईरान कारामद है। और दे कैन होल्ड, उनके पास जोग्राफिया है, उसकी ताकत है, उनके पास अवाम की ताकत है, उनकी लीडरशिप, डिस्पाइट जो लीडरशिप को वाइप आउट किया गया उसके बावजूद उनकी लीडरशिप मुतहद नज़र आती है। अभी आपने देखा कि उनकी मिलिट्री लेवल पे काफ़ी चेंजेस नज़र आई। ज़्यादा कहा जा रहा है कि हार्डलाइनर्स और ज़्यादा आ गए और ईरान का स्टांस और सख्त हो गया। तो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जैसे आपने कहा कि विन विन सिचुएशन को लूज कर दिया गया, वाकई ये बहुत बदकिस्मती है। इस्लामाबाद MOU मेरे ख्याल में एक लैंडमार्क एक एग्रीमेंट था और उस वक्त ये मौका था कि 60 दिन के अंदर अंदर इस मामले को हल कर दिया जाता। लेकिन हमने देखा कि ईरान को कॉन्फिडेंस पे लिए बगैर साउदर्न रोड खोला गया, जिस पे ईरान ने रिएक्ट किया और अभी तक ये 60 दिन गुजर गए। जावेद इकबाल साहब, इस सारे फस और कियोस के अंदर मीडिएटर्स कहाँ खड़े हुए हैं? तुर्किया का स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था, इस्लामाबाद अकॉर्ड हुआ, लेकिन पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर जो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया है, दिफाई मुआहदा हुआ है, क्या उसके बाद ईरानियंस जो हैं वो ज़्यादा एग्रेसिव हैं? और फिर ज़ाहिर है उस मुआहदे के बाद एक तो तेहरान वाला कॉम्पोनेंट अलहदा है, इधर से जो गल्फ़ स्टेट्स अगर इकट्ठी होती हैं तो क्या U2 और I2 का जो एग्रेशन है, ऑल्दो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ उस मुआहदे का भी खैर मकदम किया, लेकिन इंटरनली क्या वो भी जलती पे तेल का काम कर रहा है? जी, जैसे मैंने कहा कि ये अगर वर्ल्ड वॉर नहीं तो एक आलमगीर मसला ज़रूर है। और जब इतना बड़ा मसला एक आया तो बैलेंस ऑफ पावर एडजस्ट हो रहा है। जब ज़लज़ला आता है तो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं, कॉन्टिनेंट्स हिल जाते हैं। तो इसी वजह से हमने देखा कि जो यूएस का एक रोल था, एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर था, वो जो गल्फ कंट्रीज़ के लिए उनके बेसिस थे, तो उन्होंने एक वाज़ेह रिट्रीट नज़र आया उसमें, जो सऊदी लीडरशिप के तहत
एक आपने देखा मल्टीनेशनल नेवल डिफेंस कोalition सामने आया, जो कि अभी फिलहाल हुर्मस की तरफ उसका जो है मुतमा नज़र नहीं है, वो बाब अल मंदब और रेड सी को देख रहा है। इसी तरह जो ट्रिपरटाइट जो एक एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की का, ये एंटी ईरान नहीं है। तीनों मुल्क के जो लीडरशिप है उसको बड़ा क्लियरली कह चुकी है कि एक रीबैलेंसिंग है, कि एक पावर का वैक्यूम जो यूनाइटेड But do you think Iranians were taken on board? आई हैव नो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये बिल्कुल मेरा मुतालिया यही कहता है कि उनको ज़रूर जो एक मीडिएशन, आपने मीडिएटर्स का रोल पूछा, तो मीडिएटर्स का यही रोल है कि तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड रखना। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अगर खैर मकदम कर रहे हैं तो क्या इसको रियलिस्टिक टर्म्स में देखना चाहिए, या फिर वो भी ऑप्टिक्स के लिए, जिस तरह वो कहते हैं यहाँ पासदाराने इनकलाब से बातचीत हो रही है, वो कहते हैं हमारे साथ कोई बात नहीं हो रही, यहाँ खैर मकदम करते हैं और दूसरी तरफ उसका नज़ला भी गिरे, क्या ये भी मुमकिन है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त बिल्कुल बहुत डेस्परेट है स्पेशली यूएस साइड, और मैं सही समझूंगा कि ईरान की भी ये मजबूरी है, क्योंकि कोई भी मुल्क जो है वो ताउम्र जो है वो जंग नहीं लड़ सकता। उनको एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए, उनको रिकंस्ट्रक्शन चाहिए, इकॉनमी बेहतर उनकी होनी चाहिए, क्योंकि ये टोटल वॉर तो नहीं है मेरे ख्याल में, ना ही उसको अमेरिका इस तरह ले रहा है। अभी हमने देखा कि थोड़ा सा एक इंडिकेशंस मीडिया में फीलर्स छोड़े गए कि सैमसंग ऑप्शन या एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे ख्याल में सारी स्ट्रेटजिक मैसेजिंग है, नर्व्स को आजमाया जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि विल पावर और क़ुव्वत खुद इरादी को आजमाया जा रहा है। तो सीज फायर खत्म हो जाने के इम्प्लीकेशंस क्या देख रहे हैं? अगर स्टैंड स्टिल पे रहती है पोजीशन तो सीज फायर तो खत्म है, अब तो कोई ऐसा कोई इंटरिम एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, कोई एग्रीमेंट इन प्लेस नहीं है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? जी मैं तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये सीज फायर कोई उस तरह का ब्लैक एंड वाइट सीज फायर नहीं था, इसके अंदर भी हमले चलते रहे, और सीज फायर के ख़त्म हो जाने से भी हमले इस तरह इवेंट बेस्ड चलते रहेंगे, एक मैसेजिंग चलती रहेगी, हत्ता कि कोई फरीक जो है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई रद्द अमल ना दे। जैसे ईरान की तरफ से IRGC की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया कि हम एक दफ़ा फिर प्रीएम्प्ट कर देंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। अंडर वाटर जो सी केबल्स हैं, जो कम्युनिकेशन पूरी दुनिया की इंटरनेट और डेटा और बैंकिंग डेटा और फाइनेंशियल हब है, बैकबोन है, उसको हम काट देंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये, इसी तरह अमेरिका की तरफ से ही। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक रैशनैलिटी प्रिवेल करेगी, मैं समझता हूँ, और एक विन विन सिचुएशन की तरफ ही ये चीज़ जाएगी। दोनों फरीक इसको अपना विन समझेंगे, लेकिन इसका खमियाजा सदर ट्रंप को अपनी इलेक्शन में, स्पेशली मिड टर्म में, उनको शिकस्त की सूरत में देखना पड़ेगा। बट सर अभी तक $1 बिलियन क्वेश्चन तो ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक? जी बिल्कुल, एज लॉन्ग एज जो फरीक हैं दे आर एबल टू होल्ड ऑन। जैसे मैंने कहा कि क्लैश ऑफ विल्स है, आपने देखा कि यूएस की तरफ से आर्मामेंट में, मिसाइल्स में। जी बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, रियर एडमिरल रिटायर्ड जावेद, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आया, अपनी शिकस्त छुपाने के लिए अपनी झूठी और फर्जी कहानियों का सहारा लेने लगा है और मार्का हक में होने वाली हजीमत पर पर्दा डालने के लिए हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर 1 साल बाद डॉक्यूमेंट्री बना तो ली, लेकिन इसमें भी तारीख को अपनी मर्जी के रंग में ढालने की कोशिश की गई है। शिकस्त के जख्मों से चूर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अपनी कामयाबी बनाकर पेश करने की नाकाम और भोंडी कोशिश की है। पाकिस्तान ने झूठ के पलंदे को सिरे से मुस्तरद किया है। भारत वाकई फातेह था तो फिर 1 साल बाद भी इसे अपनी फतह साबित करने के लिए कहानियां और डॉक्यूमेंट्रीज क्यों बनाना पड़ रही हैं? ISPR ने भारतीय बयानिए का पर्दा चाक करते हुए वाजे कर दिया कि जंग के नताइज स्क्रीन पर नहीं मैदान में तय होते हैं, और मैदान का रिकॉर्ड भारतीय दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन भारत को नाको चने चबवाए, तिगनी का नाच नचाया, 8 फौजी तैयारे मार गिराए, 26 फौजी अहदाफ निशाना बनाए गए। ISPR के मुताबिक वो ये कहते हैं कि भारत 1 साल गुजरने के बावजूद मार्का हक में अपनी शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और भारतीय दावे ज़मीनी हकायक से मुताबिकत नहीं रखते। ISPR ने वाज़ेह कर दिया कि तारीख को फिल्मी मनाजिर से तब्दील नहीं किया जा सकता और आइंदा किसी मुहिम जुई का जवाब भी पहले से ज़्यादा फैसला कुन होगा। भारत का दावा वाकई 100% कामयाबी का था, तो फिर आज भी उसे अपनी नई फिल्में, नए दावे और नई कहानियां क्यों घरनी पड़ रही हैं? भारतीय 100% मिशन कामयाबी के दावे पर कई सवालात हैं। सबसे बड़ा सवाल पहलगाम हमले के मुबैना मुल्ज़िमान के हवाले से उठाया गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामान में कहा था कि भारतीय मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन सिंदूर में अपने तमाम अहदाफ हासिल किए, जबकि भारतीय हुकूमत का सरकारी मौक़िफ़ है कि 7 मई 2025 को दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई की गई और 9 अहदाफ को निशाना बनाया गया। यानी 28 जुलाई को मारे गए
तो फिर 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने किसको सजा देने का दावा किया था? दफ्तर खारजा भी पहले भारतीय हुकूमत के ऑपरेशन महादेव से मुताल्लिक दावों को मुस्तरद करते हुए कह चुका है कि मुबैना मुल्जिमान के मारे जाने के वक्त और भारतीय पार्लिमानी बहस के दरमियान मौजूद ताल्लुकात पर संजीदा सवालात पैदा होते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने पहलगाम वाक़े की किसी आज़ाद और शफाफ तहकीकात की पाकिस्तानी पेशकश कबूल करने की बजाय बराह रास्त पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया और फिर फौजी कार्रवाई की। दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने बैक वक्त जज, ज्यूरी और जल्लाद का किरदार अदा किया। भारत अपने दावों के हक में काबिल तस्दीक शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। ISPR के मुताबिक भारतीय डॉक्यूमेंट्री दरअसल जंग के नताइज से ज़्यादा जंगी बयानिए की जंग है, यानी जब मैदान में होने वाले वाक़यात को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश किया जाए, नुकसानात को छुपाया जाए और सिर्फ कामयाबी के मनाजिर दिखाए जाए तो ये तारीख नहीं बल्कि एक मखसूस बयानिए की तश्कील बन जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि मार्का हक में भारतीय फ़ज़ाई ताकत को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी अहदाफ को निशाना बनाया और बिलाखिर जंग बंदी के मरहले तक भारत अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका। ISPR ने गुज़श्ता बरस भी कहा था कि पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में मुकम्मल शिकस्त मुसल्लत की और इस कार्रवाई ने खित्ते में दिफाई तवाज़ुन और डेटरेंस को दोबारा वाज़ेह कर दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भारत में गिरफ्तार अफराद को महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर पाकिस्तान से जोड़ने की शदीद मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि भारत को अपने इल्ज़ामात के लिए काबिल एतमाद सबूत पेश करना होंगे। महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर किसी का भी जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान से जोड़कर उसको बयान करना, उसको एज एन एविडेंस रखना काबिल कबूल नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात बेबुनियाद और पाकिस्तान को बदनाम करने की मुहिम का एक और मुजाहिरा है और भारत अपने दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। भारत अंदरूनी मुल्क अक़लियतों को दुबारा है, इख्तिलाफ़ राय को खामोश कर रहा है, बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद कर रहा है, दहशतगर्दों की मावनत कर रहा है। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह भी कहना है कि पाकिस्तान मुतअद्दिद बार भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद आलमी बरादरी के सामने रख चुका है। ज़ेर हिरासत भारतीय बहरिया के कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारी और दहशतगर्दी में भारत के बराह रास्त मुलव्विस होने का नाकाबिल तरदीद सबूत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि आलमी बरादरी भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करे और आलमी बरादरी भारत को खित्ते में भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के लिए जवाबदेह भी ठहराए। ज़ाहिर पहलगाम इंसिडेंट हुआ, पाकिस्तान का एक ही मुतालबा था कि इसका सब्सटेंशियल एविडेंस पेश किया जाए। भारत की जानिब से ना तो को सब्सटेंशियल एविडेंस दिया गया, ना इस पे जो शफाफ तहकीकात हैं उसका प्रोसेस शुरू हो सका, क्योंकि हम तो इम्पार्शियल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इम्पार्शियल इंक्वायरी होना तो दरकिनार पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की गई और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने अपना जो दिफाई हक है वो इस्तेमाल करते हुए भारतीय दुश्मन को नाको चने चबवाए। और अब इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। यकीनन हकीकत तो हकीकत ही रहती है और आलमी बरादरी इस सारे मामले को बड़ा करीब से ऑलरेडी देख चुकी है। पाकिस्तान को ना सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी बल्कि सिक्योरिटी फ्रंट के ऊपर भी जो कामयाबियां मिली हैं, यकीनन ये क्रेडिट भी क़यादत को जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारी है, मगर पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर हेपेटाइटिस है क्या। आम ज़बान में इसे अक्सर यरकान कहा जाता है, तहम तबी तौर पर हेपेटाइटिस दरअसल जिगर में सोजिश को कहते हैं, जो मुख्तलिफ वायरस समेत कई वजूहात से हो सकती है। हेपेटाइटिस की 5 बड़ी इकसाम है, A, B, C, D और E। इनमें हेपेटाइटिस C ख़ास तौर पर डेंजरस है क्योंकि अक्सर मरीज़ों में शुरू में कोई वाज़ेह अलामात नहीं होती, मगर वक्त के साथ साथ ये जिगर के सिकुड़ने और कैंसर का सबब बन सकता है। हेपेटाइटिस C काबिल इलाज मरज़ है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस C के ख़िलाफ़ हुकूमत ने ऐसा बड़ा और सख्त कदम उठाने का ऐलान कर दिया है जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हर घर, हर ख़ानदान और हर शहरी से है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह कर दिया है कि अब मुल्क भर में हेपेटाइटिस C की स्क्रीनिंग का दायरा हर शहरी तक ले जाया जाएगा, जबकि 12 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की स्क्रीनिंग लाजमी करार देने का ऐलान किया गया है। वफाकी वज़ीर के मुताबिक जो मुलाजमीन टेस्ट नहीं कराएंगे उनकी तनख्वाह रोकी जाएगी। शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए भी स्क्रीनिंग लाजमी कराना होगी। ये फैसला मामूल की सेहत मुहिम नहीं है, कौमी सेहत एमरजेंसी के तौर पर सामने आया है। मुस्तफ़ा कमाल ने हेपेटाइटिस C को कौमी एमरजेंसी करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद इस बीमारी का शिकार है और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हेपेटाइटिस C अक्सर खामोशी से जिस्म में मौजूद रहता है और बहुत से अफराद को बरसों तक मालूम ही नहीं होता कि वो मुतासर हैं। जब बीमारी सामने आती है तो जिगर को शदीद नुकसान पहुँच चुका होता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हेपेटाइटिस C खून के ज़रिए मुंतकिल होने वाला वायरस है
और गैर महफूज इंजेक्शंस, गैर महफूज तिबी तरीक़ाकार, गैर स्क्रीन शुदा खून और फिर आलूदा सुइयों के इस्तेमाल जैसे अवामिल इसके फैलाव का बायस बनते हैं। इलाज ना हो तो यही इन्फेक्शन जिगर के सिकुड़ने और जिगर के कैंसर तक ले जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक जदीद बराह रास्त असर करने वाली एंटी वायरल अद्वियात मुनासिब इलाज के साथ 95% से ज़्यादा सेहतयाब कर सकती हैं। बारकैफ ये जो कौमी सेहत एमरजेंसी नाफिज की गई है, ये वक्त की ज़रूरत भी है और ज़रूरी ये भी है कि मुतल्लिका इदारे से जो मुतल्लिका एहलकार आएँ उनके साथ मुआवनत की जाए ताकि स्क्रीनिंग हो सके और मुल्क भर के अंदर अगर किसी जगह पे ये वायरस हमला कर रहा है तो उसको अभी जड़ से उखाड़ फेंका जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।